दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस क्लास में। 28 जुलाई 2025 से संबंधित प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको हमेशा की तरह विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे सेशन को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, मैंने आपसे बोला है, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप अगर पहली बार यहाँ पर आए तो पहले इस क्लास को देखिए, उसके बाद आप निर्धारण कीजिएगा कि यहाँ से आपको पढ़ना है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। दरअसल यहाँ पर क्लास की हम शुरुआत करें उससे पहले जो आज की प्रमुख खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, कोसी मेची परियोजना जो है एक प्रकार का संपर्क परियोजना है, लिंक प्रोजेक्ट है। इसको अभी हाल ही में PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो त्वरित कृषि सिंचाई है इसमें शामिल किया गया है। और फिर आगे हम चर्चा करेंगे बिहार में पत्रकार पेंशन के तहत जो योजना है 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया है। इंपॉर्टेंट खबरों में यहां पर आपको दिखेगा गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। आपने सुना होगा पेन पेंटर पुरस्कार, उसी प्रकार का एक पुरस्कार है। ये पेन संस्था जो ब्रिटिश संस्था, इसके द्वारा जारी किया जाता है ट्रांसलेट अवार्ड। ये खास करके गीतांजलि श्री को मिला, उत्तर प्रदेश की जो मैनपुरी है यहाँ की रहने वाली है। आगे हम देखेंगे अमेरिका ने यूनेस्को जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, इस संस्था से अलग होने की अभी रिसेंटली घोषणा की है। अब आगे बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने एक नई दुर्लभ और बहुत ही छोटी तितली की एक स्पीसीज की खास करके खोज की है। और ट्रेसर मिशन अभी हाल ही में नासा द्वारा अंतरिक्ष तूफानों से पृथ्वी की रक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, भारत और यूके ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वैशाली निगम सिन्हा बनी है UNGCNI इंडिया की नई अध्यक्ष। और आगे हम देखेंगे, भारत सरकार ने नई दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा जारी किया है जो 2018 की जगह लेगा। आगे हम चर्चा करेंगे, नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही साथ एक पुस्तक लॉन्च हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। ये तमाम चीजें, इसके अतिरिक्त भी कई और भी प्रश्न है जिसकी हम चर्चा करेंगे। और हमारी ये विशेषता है कि जो भी चीजें हम आपको बतलाते हैं, जैसे यहाँ पर इतनी खबरें हैं, इन सारे खबरों से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, जो पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके बीच है यहां पर 1 नंबर कि भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं CCEA की। यहां पर इसका फुल फॉर्म भी हमने लिखा है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये CCEA के द्वारा अभी हाल ही में बिहार की किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो AIBP है इसमें शामिल करने की मंजूरी दी गई है। दरअसल बजट में भी, केंद्रीय बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। बिहार के संदर्भ में जो भी चीजें खबरों में आई थी बजट को लेकर, वो तमाम चीजें हमने आपको बतलाया है। अब यहाँ पर फिलहाल जो खास करके घोषणा हुई थी बजट में, इसके अनुसार अगर हम देखें तो अब ये मंजूरी इसे दिया जा चुका है। और ये कौन सी परियोजना है? विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कोसी मेची जो संपर्क परियोजना है। और ध्यान रखिए, बिहार की ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सालों से ये खबरों में रही है, लेकिन अब फाइनली यहां पर इसको मंजूरी मिली है। आइए इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको एक एक करके हम देखते हैं। तो अभी हाल ही में ये PM जो कृषि सिंचाई योजना है इसके अंतर्गत AIBP में शामिल करने की स्वीकृति दी गई, यानी कि यहाँ पर त्वरित सिंचाई योजना में से शामिल करने की स्वीकृति दी गई। अब इस परियोजना को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिल सकेगी, यानी कि मंजूरी अब इसको मिल चुका है। अब ध्यान दीजिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कोसी नदी से पानी जो है, कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है और यहाँ पर पानी की जो मात्रा है, मतलब बाढ़ के समय में बहुत अधिक हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, पानी की अधिकता हो जाती है। तो ऐसे में कोसी नदी से पानी को एक खास करके इस प्रोजेक्ट के तहत मेची नदी इलाके में मतलब सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। जो महानंदा बेसिन में मेची नदी आती है, यहां तक इसका पानी को ले जाना एक प्रकार की ये योजना है। कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन तक, कोसी नदी एक्चुअली है, बेसिन भी आप बोल सकते हैं, कोसी बेसिन में ही कोसी नदी आती है।
तो ये महानंदा बेसिन में जो मेची नदी है यहां तक इसको ले जाना है। अब ये जो परियोजना है बिहार के सीमांचल के किसानों के लिए, सीमांचल जब भी बोले तो 4 जिला ध्यान में आता है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। एक्चुअली ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो सीमांचल के किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अच्छा, सीमांचल में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, कि सीमांचल में बाढ़ भी बहुत परेशान करता है, लेकिन खास करके सुखाड़ की बात करें तो यहाँ पर सुखाड़ भी होता है। कृषि की दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इसी साल आप उदाहरण लीजिए, जैसे अभी हाल ही में अगर हम देखें वर्तमान समय में जो बरसात नहीं हो रही, इससे किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है। जो खास करके धान का समय है, सीजन है, और ऐसे में ये बहुत दिक्कत हो रहा है, पंप सेट आदि लगा कर किसान खेती कर रहे हैं, तो सुखाड़ भी देखने को मिलता है और बाढ़ भी एक प्रकार की यहाँ पर एक लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। अब ध्यान दीजिए, कोसी और मेची नदी को जोड़ने से 2.14 लाख हेक्टेयर जो कृषि भूमि है, मतलब इन चारों जिलों में या फिर बोले सीमांचल क्षेत्र में, आधिकारिक डेटा ये कहती है कि इतना हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसको लाभ मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिए, मैप के माध्यम से यहाँ पर कृषि निवल की कोसी मेची परियोजना को लेकर ये चीजें हमने आपके बीच रखा है। हालांकि ये बहुत छोटा यहाँ पर फिलहाल आपको दिखेगा नहीं, एक और मैप यहाँ पर हमने रखा है, उसको लेकर चीजों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज हमने ये मेंशन किया है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, यह बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से बिहार के 4 जिलों, एक्चुअली अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मतलब इन 4 जिलों में जो कृषि भूमि है 2.14 लाख हेक्टेयर, इसको खास करके सुविधा मिलेगी या फिर सिंचाई सुविधा इन्हें प्राप्त होगी। अब दरअसल कोसी मेची संपर्क परियोजना को केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि AIBP में शामिल करने की घोषणा हुई थी। यही अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी बिजली को लेकर। अभी आपने देखा अपने डिस्प्ले में किस प्रकार से वोल्टेज अप डाउन कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहे थे। जब से बिहार में फ्री बिजली जो 125 यूनिट की बात हुई है, घोषणा हुई है, मंजूरी दी गई है, ऐसे में तब से ये परेशानी हो रही है। और पिछले से पिछला क्लास जो अब्सेंट था, मैंने आपको बताया था कुछ परेशानी थी, इसी प्रकार की थी। एक तो बिजली नहीं थी उस दिन, आधे दिन तकरीबन बिजली नहीं रही, और उसके बावजूद जब आई तो इसी प्रकार से कर रहे थे, तो संभव बिल्कुल भी नहीं था, मतलब यहाँ पर इस तरह से हो रहे थे। अब इसका समाधान हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, फिलहाल तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी ने कमेंट भी किया था कि सर और लीजिए फ्री बिजली। देखिए, सरकार अभी नीतीश कुमार जो बिहार गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, प्रत्येक दिन उनका इंस्टाग्राम चेक कीजिएगा, हर दिन आपको खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर दिन कुछ ना कुछ वहां पर अपडेट आता है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस प्रकार से लाइन शुरू होता है और कोई ना कोई घोषणा वहां पर हो रही है। ठीक है, हालांकि वो कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलती है, लेकिन अपडेट वहां पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये बिहार विधानसभा चुनाव का ही परिणाम है। चलिए, अब यहां पर फिलहाल हम बात कर रहे थे बिहार की पहली रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की। तो ध्यान यहां पर दीजिएगा, इसकी जो खास करके बजट में बात कही गई थे ये शामिल करने को लेकर, खास करके इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में। तो अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बजट में ये भी खास करके घोषणा हुई थी, जो राशि का आवंटन हुआ था 6000, मतलब ये खास करके आवंटन नहीं बोल सकते आप, बल्कि यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 6282.32 करोड़ जो राशि इसके लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें कि केंद्र सरकार की जो भागीदारी है या फिर केंद्र सरकार से जो मिलेगी ये 3652.56 करोड़, बाकी राज्य सरकार की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। एक सहायता राशि के रूप में ये केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा। ये बातें यहाँ पर कही गई थी बजट में। अब आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि परियोजना के अंतर्गत 2029 तक ये जो 2.14 लाख हेक्टेयर हम भूमि की बात कर रहे हैं, इसको सुविधा से या फिर सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। मूलतः बात यहाँ पर यह है कि इस परियोजना की जो खास करके लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2029 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो बिहार में जो खास करके सीमांचल के जिले हैं, कृषि का जो मतलब खास करके सिंचाई कार्यक्रम जो है, मतलब इसके माध्यम से बेहतर सिंचाई मिल पाएगा हमेशा। दूसरी फायदा यहाँ पर ये होगा, जो मेची नदी तक जल प्रवाहित करने को लेकर बात कही जा रही है इस प्रोजेक्ट में, तो बाढ़ की समस्या से भी सीमांचल को निदान मिलेगा। और बिहार में सीमांचल के मतलब दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उससे बड़ी समस्या सुखाड़ और बाढ़ से बड़ी समस्या सीमांचल में और दूसरा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वर्तमान में ये समस्या तो बहुत है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आप ये छोटी सी नदी देख रहे हैं, ये मैंने आपको इसी मतलब यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन नदियों की बात हो रही है तो एक चर्चा अभी हमने किया था कि बिहार में कोसी नदी को
शोक नदी कहा जाता है, जबकि बंगाल में दामोदर को। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये बिहार वाले मैप को थोड़ा सा देखिएगा। एक्चुअली ये बिहार का रिवर मैप है और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर की तरफ से जो आने वाली नदियां है, एक्चुअली नेपाल की तरफ से आप बोल सकते हैं एकदम, यहाँ पर ये आपको इसमें दिखेगा एक जगह कोसी। तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा कोसी नदी, जो बिहार की शोक कहलाती है, जो यहाँ पर आकर खास करके गंगा में मिल जाती है। एक चीज समझिएगा, कोसी नदी की जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इसको बेसिन के माध्यम से समझते हैं। ये जो आपको ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये कोसी बेसिन है, जो कि बिहार में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बिहार के क्षेत्र में है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कोसी बेसिन में या फिर जो कोसी नदी है इस बेसिन के अंतर्गत इसके अतिरिक्त जल को, जो ये ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये महानंदा बेसिन तक लेकर खास करके जो मेची नदी है वहां तक जल प्रभावित करना है। एक प्रकार का ये यहाँ पर योजना है। तो बिहार में जितने भी बेसिन है जैसे कि गंडक, बागमती, कमला बलान, ये हर प्रकार की यहाँ पर जानकारी बिहार के नदियों को लेकर दर्शाई गई है। हालांकि बिहार की नदियों की बात करें तो ये पूरा रिवर मैप है बिहार में बहने वाली नदियों को लेकर। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये तमाम जो प्रश्न है आपको याद रहना चाहिए। बिहार जो है गंगा नदी में कहां से प्रवेश करती है और कहां पर छोड़ देती है, ध्यान रखिएगा। बक्सर में एक जगह चौसा, वहां से प्रवेश करती है। कटिहार में एक जगह मनिहारी, वहां पर बिहार के क्षेत्र को जो गंगा नदी है वो छोड़ देती है। ये चीज ध्यान रखें। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि बिहार में जो गंगा नदी है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार से संबंधित बेसिक पॉइंट इधर दर्शाया गया है, ये तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है। छोटे पॉइंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बात अगर हम करें राज्य की स्थापना का, तो इस वर्ष 113वां बिहार दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2025 को। कौन सा दिवस? तो 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। चलिए अब यहां पर आते हैं। अच्छा, एक जानकारी और, ये जो इमेज आपके बीच हमने रखा है, ये इमेज मूलतः अगर हम देखें तो सीमांचल में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। बाहर के समय में खास करके नौका आदि का बहुत प्रभाव मतलब यहाँ पर प्रभाव नहीं बल्कि अभाव यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये खास करके 2017 का बाढ़ में जो विकराल स्थिति दिखी थी यहाँ पर, वो चीजें हमने भी देखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी समस्या है। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे कि बिहार सरकार द्वारा पत्रकार पेंशन योजना में की गई हालिया घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, एक एक करके सभी कथन को हम देखते हैं। देखिए, पत्रकार पेंशन योजना की जो शुरुआत है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। अगर हम इस कथन की बात करें तो ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा इसकी घोषणा या फिर इसकी शुरुआत नहीं की गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत जो है वो की गई है खास करके एक्चुअली हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, इनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। अब यहाँ पर दूसरा कथन है कि इस योजना के तहत पेंशन राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो ये वाला कथन सत्य है। जबकि वहीं पर तीसरे कथन की बात करें तो यह योजना केवल पटना जिलों के पत्रकारों के लिए लागू की गई है, ये कथन असत्य है। फिलहाल यहाँ पर कथन 2 सत्य है। हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। हमसे यहाँ पर पूछा गया सही कौन सा है, तो हम केवल सही की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सही केवल 2, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कथन 2 केवल यहाँ पर सत्य है। अब चूंकि बात यहाँ पर हो रही है पत्रकार पेंशन योजना की, अभी हाल ही में पेंशन एक जो खबरों में रही है, जो एक्चुअली हमने आपको पढ़ाया था, जो राशि बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया था, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर पत्रकार पेंशन के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस योजना को, यानी कि पत्रकार पेंशन योजना जो है सबसे पहले 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पर जीतन राम मांझी को तस्वीर में देख सकते हैं, 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा हुई थी इस योजना के तहत। और उस समय उन्होंने, आपको ध्यान रखना, राज्य के प्रत्येक जिलों में प्रेस क्लब भवन निर्माण की भी घोषणा की थी। जीतन राम मांझी की ये पहल थी। लेकिन अभी हाल ही में हमें देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए जो पेंशन की राशि है पत्रकारों के लिए, यहां पर ध्यान रखिए 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। और आप समझ सकते हैं ये विधानसभा चुनाव का ही एक प्रकार का एक खास करके बोल सकते हैं एजेंडा के रूप में, मतलब खास करके एक भी वोट किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने, सबके लिए घोषणा हो रही है। अभी भी चुनाव में 2 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है। ठीक है,
तो समझिए यहाँ पर और भी कितनी घोषणाएं होने वाली है। तो यह कदम जो है वरिष्ठ पत्रकारों के लिए खास करके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, नीतीश कुमार ने अपने दम पर बिहार में कभी भी सरकार नहीं बनाई है। अपनी पार्टी के बदौलत एक खास करके बोल सकते हैं एक बहुमत जो मिलती है, वो अपनी पार्टी के बहुमत के बदौलत एक भी बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। हालांकि 9 बार शपथ ले चुके हैं। अब इस बार देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर हर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वोट एक भी ना छूटे, सारे की सारी मतलब इन्हें मिले, और ये चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात हम करेंगे जीतन राम मांझी के बारे में। दरअसल एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ये आप लोग जानते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब समझिएगा, अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, तो मुसहर समुदाय से आने वाले ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर हम बात करें दलित और महादलित में, तो मुसहर समुदाय को मुख्यतः महादलित श्रेणी में रखा जाता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न अराइज हो सकता है, मतलब पूछा जाए या फिर ना जाए, लेकिन एक प्रश्न के रूप में ध्यान रखिएगा, बिहार के पहले महादलित मुख्यमंत्री जो बने हैं या फिर जो बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, ये जीतन राम मांझी को। अब ये जो सरकार में आए थे, एक्चुअली ध्यान रखिए 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 17वां लोकसभा चुनाव, वहां पर जदयू की जो हार हुई थी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था और कार्यभार सौंपा गया था इन्हें जीतन राम मांझी को। और वे 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक मुख्यमंत्री रहे थे और दलित समुदाय के उत्थान के लिए बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारी योजनाएं की शुरुआत भी इन्होंने इतनी कम अवधि में किया था। और जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने थे। ये चीजें यहां पर ध्यान है कि 22वें मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। चलिए, अब यहां पर एक चीज और देखिए, बिहार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल का ये 7.5 घंटे का क्लास है। जनवरी से जून तक के सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है और पूरा डिटेल में, जिस प्रकार से अभी यहां पर इसमें देख रहे हैं, उसी प्रकार का संग्रह आपको इसमें मिल जाएगा। इसका पीडीएफ फाइल, इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। इसको जरूर देखिएगा अगर किन्हीं का छूटा हुआ है तो। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, कितने लोग देख चुके हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, और पीडीएफ को कितने लोग डाउनलोड किए हैं और कितने लोग प्रिंट किए हैं जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 में निम्न में से किस भारतीय लेखिका को उनकी हिंदी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर को सम्मानित किया गया है? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ये एक पुस्तक का नाम है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गीतांजलि श्री की रचना है। और हमने आपको गीतांजलि श्री को लेकर कुछ समय पहले भी कई जानकारी आपको दिया है। फिलहाल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। गीतांजलि श्री को आप ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली है गीतांजलि श्री। उनको उनकी हिंदी में लिखी गई पुस्तक कभी यहाँ हाथी रहते थे, जो उसका अंग्रेजी अनुवाद है, इसके लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो रचना है कभी यहाँ हाथी रहते थे, ये मूलतः हिंदी भाषा की रचना है। लेखिका अगर हम देखें तो गीतांजलि श्री है। पुस्तक का नाम जो है, एक्चुअली अभी अंग्रेजी अनुवाद की हम बात करें, जो अनुवादक है डेजी रॉकवेल, ये अनुवादित पुस्तक का नाम एक्चुअली यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसी का अंग्रेजी नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ये इसका नाम है। और सम्मान कौन सा मिला है, तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो इंग्लिश पेन, जो खास करके एक संस्था है यूनाइटेड किंगडम में, यहां पर इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। हालांकि यहां पर सिर्फ यही पुस्तक को नहीं बल्कि 14 पुस्तक को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं एक्चुअली इस पुस्तक की जो हम बात कर रहे हैं। तो ये पुरस्कार खास करके काफी इंपॉर्टेंट है। पेन संस्था द्वारा एक पुरस्कार और भी दिया जाता है, पेन पिंटर पुरस्कार। इसकी चर्चा हमने किया था और एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है भी। यहां पर वो चीजें आपके बीच हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात यहां पर कर लेते हैं गीतांजलि श्री की। दरअसल ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश, मैनपुरी जिला जो है यहाँ की। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके उपन्यास रेत की समाधि को टॉम ऑफ सेंट के रूप में, जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल के ही द्वारा किया गया था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 वाले से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये हिंदी भाषा की पहली पुस्तक थी जिसने यह पुरस्कार जीता था। ये तो ध्यान आपको रखना ही रखना है। एक जानकारी और यहाँ पर समझिएगा, हम बात करें 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो बानो मुस्ताक को, जो उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैंप है, जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है,
इसके लिए प्रदान किया गया है और ये अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया है। और ये पुस्तक भी जो हार्ट लैम्प की हम बात कर रहे हैं, ये कन्नड़ भाषा की पुस्तक है, मतलब पहली ऐसी पुस्तक है कन्नड़ भाषा की जो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। और ध्यान रखिए यहां से ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये वाला 2023 वाले संस्करण से बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बना है। यहाँ पर 2022 से लेकर 25 तक की सूची जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की है वो आपके बीच हमने रख दिया है। 2022 भारत की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा, भारत को पुरस्कार मिला, और 2025 भी। तो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार रहिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, पेन पेंटर पुरस्कार की जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्लाइड थोड़ा मिस हो गया है। पिछली बार ये पुरस्कार जो मिला था वो माइकल रोसेन को दिया गया था। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था, एक बार चेक कीजिएगा, हमने इसकी जानकारी आपको दिया था। चलिए फिलहाल यहां पर आते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। देखिए यहां पर इसलिए मैं चेक करने बोल रहा हूं क्योंकि पिछला संस्करण भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किस तिथि को की है और यह कब प्रभावी होगी। ये घोषणा अभी हाल ही में 22 जुलाई को हुई है और प्रभावी होगी 31 दिसंबर 2026 से। अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए 22 जुलाई 2025 को अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर होने की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। लेकिन एक बात ये समझिएगा, प्रभावी होगी 31 दिसंबर 2026 से जो घोषणा हुई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका इससे बाहर होगा, इससे पहले भी 2 बार बाहर हो चुका है, ये तीसरी बार होगा। ध्यान रखिए इससे पहले 1984 में जब रोनाल्ड रीगन खास करके यहाँ के राष्ट्रपति थे, फिर ट्रंप प्रशासन में 17-18 में, और अभी रिसेंटली तीसरी बार जुलाई 2025 में ट्रंप प्रशासन में ही, यानी कि ट्रंप के शासनकाल में। बात हम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये दूसरी बार है, ओवरऑल ये तीसरी बार है जब इससे बाहर होने की घोषणा की है। अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने यूनेस्को पर जो आरोप लगाया है वो वोक एजेंडा और इजराइल विरोधी पक्षपात, ये दोनों आरोप लगाया है, और जो कि ये अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ है। यहां पर ध्यान रखिए वोक एजेंडा आखिर होता क्या है। देखिए वोक शब्द जो है ये अमेरिका में उस विचारधारा के लिए प्रयोग होता है जो सामाजिक न्याय, जातीय समानता और लिंग पहचान आदि मुद्दों पर जागरूकता दिखाता है, पर कई बार यह राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी कारण बनता है, मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण का ये रूप ले लेता है। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा आरोप ये भी है कि इजराइल विरोधी पक्षपात करते हैं, मतलब खास करके यहाँ पर यूनेस्को को लेकर ये बातें कही जा रही है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा इस समय मतलब जुलाई 2025 में हुई है। अब एक चीज और, अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूनेस्को के कुल बजट का लगभग 8% योगदान कर रहा है इस समय, पिछले 1-2 वर्षों से देखें तो। लेकिन पहले जो था, जो यूनेस्को का बजट होता था, टोटल बजट, उसमें 22 से लेकर 40% तक का, मतलब मिनिमम 22 और मैक्सिमम 40% तक का योगदान गया है। और ये सभी आधिकारिक डेटा है, लेकिन अब ये घटकर कर दिया गया 8%। और अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि घोषणा हो चुकी है, बाहर निकलेगा अमेरिका इससे। कब निकलेगा? तो 31 दिसंबर 2026 को। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वर्तमान में ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखिए, जब ये 45वें राष्ट्रपति थे तो एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में ये क्रम पूछा गया था, मतलब कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। और ये दूसरा कार्यकाल है इनका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी दूसरा कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ है 20 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ है। ये डेट वगैरह याद रखना अति आवश्यक है। आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर एक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है जो कि दुर्लभ और बहुत छोटी है। इसका नाम क्या है, मतलब जो नामांकन किया गया है, जोग्राफेटस मैथेबी। और आपको ध्यान रखना है ये केरल के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई या फिर केरल में खोजी गई है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो प्रजाति की खोज है ये भारत के किस राज्य में की गई है? तो केरला में की गई। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष तूफानों से पृथ्वी की सुरक्षा के अध्ययन हेतु ट्रेसर्स मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए मूलतः अगर हम देखें तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। अब ट्रेसर्स मिशन में जो ट्रेसर्स है इसका नाम क्या है, ये एक्चुअली आपको ध्यान रखना है। ये भी कई बार खास करके फुल फॉर्म पूछा जाता है। ध्यान रखिए इसका जो पूरा नाम होता है तो ये होता है टेंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकोनेसेंस सैटेलाइट, ये इसका पूरा नाम होता है। लॉन्च अभी हाल ही में हुई है 23 जुलाई 2025 को। ये कैलिफोर्निया में बेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से
ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अमेरिका कैलिफोर्निया में, तो ये यहीं से लॉन्च की गई है। और लॉन्च स्थल की बात करें, वेन्यू की अगर हम बात करें, तो वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। अच्छा, ये यहाँ पर हमने लिख ही दिया है, ठीक है, इसको यहाँ पर रिपीट हो गया है, यहाँ पर वो चीज दोबारा लिखा गया। लॉन्च वाहन की बात करें, लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया। किस उद्देश्य से? तो यह अध्ययन करना है कि जब सौर कण पृथ्वी की चुंबकीय परत से टकराते हैं तो क्या होता है, और पृथ्वी की सुरक्षा प्रणाली इस दौरान कैसे कार्य करती है, इस पर यहाँ पर मूलतः अध्ययन करना है। ये 2 वर्ष का मिशन है, लगभग 2 वर्ष की अवधि तक ये डेटा एकत्र करेगा। और अभी 2 सैटेलाइट, खास करके जुड़वा सैटेलाइट, इसके लिए 2 उपग्रह एक प्रकार से लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये जो मिशन है नासा का, एक प्रकार से मूलतः मिशन है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा जो है ये साझेदारी में है, मतलब ये दोनों की साझेदारी में इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये जो मिशन जो है, खास करके ध्यान रखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय कस्प का अध्ययन करेगी। कस्प यानी कि यहाँ पर जहां सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सीधे प्रभावित करते हैं, तो मूलतः जो अध्ययन होना है यहीं पर होगा। और ये तमाम चीजें जो एग्जाम में प्रश्न का रूप ले सकती है इस मिशन, यानी कि बात जो हम कर रहे हैं ट्रेसर्स की, वो चीजें फिलहाल यहाँ पर आपके बीच हमने रख दिया है। ये तमाम चीजों का जो एक्चुअली आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम पीडीएफ फाइल आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन वहां पर इसका 2 पीडीएफ आपको मिलता है। चलिए, अब यहां पर अगला प्रश्न है कि भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर हस्ताक्षर किया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। ये अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में खास करके यूके और मालदीव के दौरे पर थे, और इसी दौरान 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के साथ अभी हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो भारत और यूके के बीच यह हस्ताक्षर हुआ है, और समझौता जो है ये टैक्स में कटौती, निर्यात आयात में सरलता और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना, ये सभी चीजों में ये मदद करेगा। साथ ही साथ भारत का जो वस्त्र जो उद्योग है, जो टेक्सटाइल जो क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त दवाइयां, ऑटो कंपोनेंट, साथ साथ आईटी सेक्टर को विशेष लाभ यहां पर मिलेगा। जो फ्री ट्रेड को लेकर ये समझौता हुआ है, तो ये बातें ध्यान रखिए। और इन दोनों देश खास करके आपसी व्यापार को 2030 तक यानी अगले 4-5 सालों में 120 अरब यूएस डॉलर तक बढ़ाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अच्छा, बात यहां पर यूके की हो रही है या फिर ब्रिटेन की हो रही है, तो ध्यान रखिए, ब्रिटेन के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर है, ठीक है, इस समय वर्तमान में, तो ये समझौता हुआ है ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड को लेकर। चलिए, अब यहां पर अगला प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी कि UNGCNI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर पहुंचने वाली निजी क्षेत्र से पहली यानी कि प्राइवेट सेक्टर से किसी कंपनी से जुड़ी हुई पहली महिला है जो इस पद पर पहुंची है। इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा वैशाली निगम सिन्हा। विकल्प नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, तस्वीर में सबसे पहले आप यहां पर इन्हें देख लीजिए, यहां पर इन्हें आप देख रहे हैं, ये किस कंपनी से एक्चुअली में जुड़ी हुई है, यहां पर वो चीजें हमने लिखा है। देखिए, वैशाली जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नवीनकरणीय ऊर्जा कंपनी रीन्यू की सह संस्थापक और मुख्य स्थिरता अधिकारी यानी कि चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर है, जिन्हें अभी हाल ही में यहां पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगस्त 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, अगस्त 2027 तक वो इस पद पर सेवा देगी, और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की महिला ये बनी है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जो भारत में 2003 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। क्योंकि ये अभी इस वजह से खबरों में है क्योंकि ये पहली निजी क्षेत्र की कोई महिला यहां पर इसकी अध्यक्ष बनी है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये जो पहल है संयुक्त राष्ट्र की, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सतत विकास और नैतिक व्यापार सिद्धांतों को लेकर इसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। और संयुक्त राष्ट्र का जो SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य है वो क्या है, इसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है, वो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि रेगुलर वे में क्लासेस को फॉलो कीजिए, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। देखिए, यहां पर हर दिन सभी चीजों की चर्चा करना संभव नहीं है, तो एक दूसरे मतलब क्लास में चीजें जब हम डिस्कस करते हैं तो कनेक्टेड रहती है, तो इसलिए क्लास को रेगुलर वे में फॉलो कीजिएगा। अगर यहां से चीजें आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो जरूर हमें रेगुलर फॉलो कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको हेल्प होगी।
चलिए 9वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया है, जो 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की जगह लेगी। अभी हाल ही में ये नई मसौदा रिपोर्ट आई है या फिर जारी किया है। अब ये ध्यान रखिए, जो कथन यहाँ पर लिखा गया है ये बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर अगला है कि यह मसौदा दूरसंचार विभाग द्वारा 24 जुलाई 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया। ये भी यहाँ पर सत्य है। लेकिन जो तीसरा कथन है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य 7G तकनीक को भारत में लागू करना है, ये कथन असत्य है। तो खास करके अभी जो ये खबरों में है, तो दो कथन यहाँ पर इसका सत्य है और हमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है या फिर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विकल्प नहीं बल्कि कथन नंबर 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2 यहाँ पर सत्य है, यानी कि विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी भारत के अब तीसरे सबसे लंबे समय तक इस पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, यहां पर ये कथन की बात करें तो ये असत्य है। जबकि दूसरा अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाया है। ये बिल्कुल यहां पर सत्य है। दूसरा कार्यकाल वाला जो सबसे लंबे कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री हम बात करें तो नरेंद्र मोदी बने हैं इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए। एक जानकारी और, अगर यहाँ पे कथन 3 की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब भी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता है। तो ये कथन जो है यहाँ पर सत्य है। तो हमें यहाँ पर फाइनली ये नजर आता है कि कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 यहाँ पर सत्य है। और हमसे क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 कथन और 3 कथन, मतलब केवल कथन 2 और 3 यहाँ पर सत्य है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? तो ये भारत जैसे बड़े देश में ही संभव है और यहीं पर एक्चुअली शुरुआत इसकी हुई है। देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 2025 में भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण स्तर पर भंडारण अवसंरचना को मजबूत करना, ताकि फसल नुकसान रोका जा सके और किसानों को सही समय पर उचित मूल्य मिल सके। ये चीज ध्यान रखना आपको। और इसे विकेंद्रीकृत भंडारण योजना भी कहा जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रारंभ की गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री इस समय जो है वो खास करके अमित शाह है, ये भी ध्यान रखना है। अब इस योजना में एक बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि योजना के तहत देश भर में जो पैक्स जो भवन है, जो पैक्स का जो पूरा नाम होता है, ये होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी यानी कि पैक्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पैक्स को अनाज भंडारण गोदामों में जोड़ा जाएगा। अपने अपने पंचायत में देखा होगा पैक्स भवन होता है, तो इस योजना में इसको जोड़ा जाएगा ताकि इसे बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। और ये भारत की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कृषि स्टोरेज हब बनाना, मतलब एक दृष्टिकोण ये भी है। मूलतः बात यहाँ पर यह है कि जो नुकसान होता है उसे रोका जाए और किसानों को उचित मूल्य मिले, तो ये भी इसका एक उद्देश्य में है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। एक और प्रश्न है, आइए उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हालिया लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका राइट जो आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि विक्रम सिंह डुमोलिया इस पुस्तक के लेखक हैं। अच्छा, बात यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब की हो रही है, तो कई चीजें हमने पहले आपको बताया है। फिलहाल यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के से क्लास का यहाँ पर ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को बताना है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर कंप्लीट जानकारी पिछले क्लास में हमने आपको दिया है। यहाँ पर जिस भी टॉपिक को हम चुनते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, हम ये प्रयास करते हैं कि उसको अच्छी तरह से निपटा दें, मतलब उसका काम तमाम कर दें। वहां से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे हल करके आए, यही उद्देश्य होता है। और इसका परिणाम भी आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा। जितने भी एग्जाम बिहार में आयोजित होते हैं जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे पढ़ाए हुए होते हैं। रिसेंटली आपको ध्यान रखना है, 70वीं बीपीएससी एग्जाम में जो 38 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे, वहां पर 35 प्रश्न हमारे नोट से या फिर हमारे पढ़ाए हुआ पूछा गया था और बिहार करंट अफेयर्स के 11 प्रश्न थे।
उसमें 10 प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ था और डायरेक्टली क्लासेस से थे। हमने आपको प्रूफ भी दिया था किस क्लास से, मतलब कहां से प्रश्न पूछा गया था, स्क्रीनशॉट भी आपको दिखलाया था। और आपको ध्यान रखना, एक पीडीएफ अभी आई है जनवरी से जून बिहार स्पेशल का, हालांकि इसका पिछले साल का भी आपको मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग कम से कम 12 से 18 महीने का प्रिपेयर कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है, 2 पीडीएफ आप लोग एप्लीकेशन से इस कोर्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर YouTube पे आप इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। लेकिन सुनियोजित तरीके मतलब जो तैयारी है उसकी दृष्टिकोण से इस कोर्स को लीजिएगा। हर चीजें एक नाम मात्र की फी पर ध्यान रखिए, यहाँ पर ये मिल जाएगी आपको। वीडियो क्लास होंगे और सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स हो, ईयरली करंट अफेयर्स हो, और साथ ही साथ जो स्पेशल नोट्स आदि होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो तमाम चीजें इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा यहां पर यह है कि सभी चीजों का आप टेस्ट के माध्यम से समग्र रूप से अपना आकलन कर पाएंगे। ये टेस्ट जो है डेली बेसिस पर उपलब्ध होती है, मंथली बेसिस पर उपलब्ध होती है, जहां पर आपकी तैयारी का सही प्रकार से मूल्यांकन होगा, ये ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी टेस्ट सीरीज को लेकर हमने इस कोर्स के बारे में बतलाया था, इसे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अब एक नई अपडेट आपको ये भी दे दूं वीडियो के अंत में कि बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर्स का जो कोर्स है, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर्स की कोर्स लॉन्च कीजिए, तो वो भी अब लॉन्च किया जा चुका है। आप लोग एप्लीकेशन पे जाके अगर मेंस के दृष्टिकोण से मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बीपीएससी प्री और मेंस का एक सेपरेट कोर्स लॉन्च हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। अगर केवल खास करके अगर हम प्री की दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम है, तो ये कोर्स आप लोग लीजिएगा। बिहार के किसी भी एग्जाम को लेकर, बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई, बीपीएससी टीआरई, कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीपीएससी मेंस का एक सेपरेट लॉन्च हुआ है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।